जय हिंद दोस्तों, मैं आर के रिवाइज प्लस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्यंजन कहते किसे हैं। क्या हम लोग पढ़ेंगे? व्यंजन। रिवाइज क्या करेंगे हम लोग? व्यंजन वर्ण। तो पहले देखेंगे कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या? स्वर के सहायता से इनका उच्चारण हो, यानी प्रत्येक व्यंजन वर्णों में अ की ध्वनि अंतर्निहित या छुपी रहती है। अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। क्या? अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है, यानी प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ अंतर्निहित या छुपा रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे। जो क है, क का उच्चारण होता कैसे है? क प्लस अ से होता है। क्या? जो क का उच्चारण है क प्लस अ से होता है, यानी जितने भी व्यंजन है उन व्यंजन में अ अंतर्निहित या छुपा रहता है। तो जो आपका क, ख, ग, यानी जो व्यंजन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। क्या? स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। इन्हें उच्चारण करने के लिए अ का सहायता लेना ही पड़ता है, यानी बिना अ के सहारे आप लोग व्यंजन को उच्चारित ही नहीं कर सकते हैं। एक बार आप लोग उच्चारण करके देखिए ना व्यंजन का। आप क का उच्चारण कीजिए, ख का उच्चारण, ग का उच्चारण कीजिए, बिना स्वर का यह उच्चारित ही नहीं होगा। यानी जितने भी स्वर हैं उनका उपयोग करके ही हम लोग व्यंजन को उच्चारित कर सकते हैं, अन्यथा व्यंजन उच्चारित ही नहीं होगा। क्यों नहीं उच्चारित होगा? क्योंकि इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व, यानी इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो यह उच्चारित नहीं होगा। यह स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। आप लोग एक बार उच्चारण करिए। क, ख, ग, घ, यानी जब आप इन व्यंजनों को उच्चारण कर रहे हैं तो इनके साथ अ की ध्वनि अंतर्निहित या छुपी रहती है। बिना अ के सहारे यह उच्चारित ही नहीं होगा। व्यंजन का अर्थ क्या होता है? बी धन अंजन यण संधि से बना है। क्या? यण संधि। यण संधि से क्या है? बी धन अंजन बना है। व्यंजन का अर्थ क्या होता है? बी का अर्थ होता है साथ, अंजन का अर्थ होता है जुड़ना। क्या? साथ जुड़कर उच्चारित होना, यानी स्वर के साथ जुड़कर इसका उच्चारण होगा। किसका? व्यंजन का। तो व्यंजन कहते किसे हैं? तो स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाए वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों को कुल, इसका भेद कितना है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों को मूल रूप से या मुख्य रूप से तीन भेद हैं। क्या? हिंदी वर्णमाला में कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। और मूल रूप से कितने व्यंजन है? तो 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन है और मुख्य भेद कितना है? तीन है। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्मक व्यंजन। उष्मक व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। क्या? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? य, र, ल और व। अंतस्थ की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। उष्मक की संख्या कितनी है? 4 है। कौन सा? तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह। कितनी हो गई उष्मक की संख्या? तो 4 हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसमें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क्या? स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। आइए इसको एक बार हम लोग लिखते हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ,
ज झ इया, क्या च छ ज झ इया। उसके बाद ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ और म। कितने हो गए? 5 वर्ग हो गए। पांचों में कितना कितना हो गया आपका? 25। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ। तो जो आपका यह स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। इसमें इस वाले को बोला क्या जाता है? नासिक्य। क्या? नासिक्य व्यंजन वर्ण। क्या बोला जाता है? नासिक्य व्यंजन वर्ण। इसका उच्चारण नाक के द्वारा या नाक या मुख दोनों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो च वर्ग है, च वर्ग में च छ ज झ, इसको क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है स्पर्श संघर्षीय। क्या? स्पर्श संघर्षीय व्यंजन। क्या बोला जाता है? स्पर्श संघर्षीय व्यंजन। किसको बोला जाता है? च वर्ग। च वर्ग को बोला क्या जाता है? स्पर्श संघर्षीय व्यंजन। और कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। और मूल रूप से क्या? मूल रूप से कितना है? मूल रूप से आपका 16 है। क्या? मूल रूप से स्पर्श व्यंजन की संख्या 16 है और कुल व्यंजन की संख्या कितनी है स्पर्श की? 25 है। यानी स्पर्श में कुल स्पर्श की संख्या 25 है और मूल रूप से 16 है। कौन कौन सा? 1 2 3 4, यानी 4 4 8 4 12 और 4 चौको 16। यानी क्या? मूल रूप से 16, कुल स्पर्श की संख्या 25 और स्पर्श संघर्षीय की संख्या आपकी 4। स्पर्श संघर्षीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श संघर्षीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में पहले जिह्वा आपके तालु से स्पर्श करती है और फिर उसके बाद जो हवा है वह घर्षण के साथ निकलता है। घर्षण के साथ निकलने से अर्थ है कि रगड़ करते हुए, संघर्ष करते हुए या घर्षण करते हुए निकले। जैसे आप च छ ज झ, यानी जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो तालु आपका ऊपर टच कर रहा है और वायु घर्षण या रगड़ के साथ बाहर निकल रही है। इसलिए इसे क्या हम लोग बोलेंगे? स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, च छ ज झ को। अब हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। क्या हम लोग देखेंगे? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। क्या हम लोग देखेंगे? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण वे व्यंजन है जो व्यंजन और स्वर के बीच में स्थित रहता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। यहां बीच में स्थित होने से अभिप्राय उसके उच्चारण से है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण न तो पूर्ण रूप से व्यंजन का होता हो और न ही स्वर का, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अंतस्थ कहेंगे। क्या? न पूर्ण रूप से व्यंजन का हो और न ही पूर्ण रूप से स्वर का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतस्थ कहेंगे। क्या ना हो? उच्चारण ना हो। तो इसका क्या? य र ल और व। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए। य और व को क्या बोला जाता है? य और व को अर्ध स्वर। क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर किसे हम लोग कहते हैं? तो अर्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभी स्वरों के स्थान पर किया जाए। क्या? यानी इनका प्रयोग कभी कभी स्वरों के स्थान पर किया जाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कैसे ए हो गए? आइए देखते हैं हम लोग। जैसे आप लिखेंगे कौवा। क्या? कौवा। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं अर्ध स्वर के रूप में? कौवा। और दूसरा महिलाएं, इसको क्या लिखा जाएगा? महिलाएं। जैसे आपका गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? गई। यानी कभी कभी इसका प्रयोग स्वर के स्थान पे होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या? अर्ध स्वर में इसको हम लोग रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे उष्मक। क्या हम लोग देखेंगे? उष्मक व्यंजन किसे कहते हैं? क्या हम लोग देखेंगे? उष्मक व्यंजन वर्ण। क्या देखेंगे? उष्मक व्यंजन वर्ण। उष्मक व्यंजन वर्ण का अर्थ होता है, उष्मक का अर्थ होता है गरम।
क्या? उष्मक का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा बाहर निकले और हल्की सीटी की आवाज आए, उन वर्णों को हम लोग क्या बोलेंगे? उष्मक व्यंजन वर्ण कहा जाएगा। यानी गर्म हवा बाहर निकले और हल्की सीटी की आवाज आए, जैसे आपका श, श, स और ह। क्या इसके उच्चारण में गर्म हवा निकल रही है? क्या आप लोग महसूस करिए, स स स स स, यानी जब आप लोग उच्चारित कर रहे हैं तो मुख से गर्म हवा निकल रही है और हल्की सीटी की आवाज आ रही है। क्या उष्मक व्यंजन के कौन कौन सा गुण है? गर्म हवा निकले और हल्की सीटी की आवाज आए। वे व्यंजन क्या कहलाएंगे? उष्मक व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। इसे हम लोग और क्या नाम देते हैं? तो इसको संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। क्या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संघर्षीय व्यंजन वर्ण बोला जाएगा। इसको क्या नाम, और क्या नाम है? संघर्षीय व्यंजन और क्या? उष्मक व्यंजन, दोनों इसका नाम है। क्या? संघर्षीय व्यंजन और उष्मक व्यंजन नाम से इसको जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे आपका लुंठित या प्रकंपित। जो यह र है, र को हम लोग क्या बोलते हैं? लुंठित या क्या बोलेंगे? लुंठित या प्रकंपी। क्या? प्रकंपी व्यंजन। रो को बोला क्या जाएगा? लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा, उच्चारण स्थान, दांत या मसूड़े को बार बार छूता हो या कंपन करता हो। कंपन करने के बेस पे इसको, यानी जब कंपन कर रहा था इसीलिए इसको प्रकंपी बोला गया। और इस कंपन से एक विशिष्ट ध्वनि निकलती है, किसका? र का। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। यानी जब जीभ का अगला हिस्सा आपका दांत या मसूड़े को बार बार छुए या प्रकंपित करे, उसे हम लोग लुंठित या प्रकंपी व्यंजन बोलते हैं। और जो ल है, ल को क्या हम लोग बोलेंगे? तो ल को बोलेंगे आपका जो ये वाला ल है तो इसको बोला जाएगा पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पार्श्विक व्यंजन। क्या? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़ों को छूता है और हवा जीभ के दोनों तरफ से निकलती है। क्या? जो जिह्वा का अगला भाग है वह आपके मसूड़े को छुएगा और जीभ के दोनों तरफ से हवा निकलेगी। जैसे आप लोग उच्चारित कीजिए ल ल ल, यानी जब आप ल का उच्चारण कर रहे हैं तो हवा आपके जिह्वा का अगला हिस्सा आपके मसूड़े को टच कर रहा है और हवा दोनों तरफ से, यानी जीभ के दोनों तरफ से निकल रही है। तो क्या उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पार्श्विक व्यंजन बोलेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। किसका? वर्णों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। क्या हम लोग देखेंगे? उच्चारण के आधार पे वर्गीकरण। तो आइए हम लोग पहले वर्णों को लिख लेते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, अण, अण, त, थ, द, ध, न। क्या? त, थ, द, ध, न। उसके बाद प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। अब हम लोग देखेंगे इनका उच्चारण के आधार पे वर्गीकरण। तो जो क वर्ग का उच्चारण होता है, क्या पहले इसको हम लोग पंचम, यानी प्रत्येक वर्ग का जो
पंचम है उसको हम लोग निकालेंगे। क्या? प्रत्येक वर्ग का जो पंचवां अक्षर है इसको हम लोग निकालेंगे। इसको क्या बोला जाता है? नासिक्य। नासिक्य। नासिक्य की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। 5 तो ए हो गया और एक अंग। क्या? नासिक्य की संख्या 6 होती है। तो जो क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तो क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। कहां से होता है क वर्ग का उच्चारण? कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है। क, एक बार आप लोग उच्चारित करके देखिए इसको। क वर्ग को उच्चारण करिए। क, ख, ग, घ, अंगा। यानी जो क वर्ग है यह उच्चारण कहां से हो रहा है? तो उच्चारण हो रहा है कंठ से। कंठ से उच्चारण होने का मतलब जीभ का पिछला हिस्सा जो कंठ से आपका गले को छूता हुआ जो आपका वर्ण निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंठ्य वर्ण बोलेंगे। यानी क का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। और जो च है, च का उच्चारण कहां से होता है? तो इसमें कंठ में और कौन कौन से आएंगे? आपका अ, आ, अह और ह। ह को क्या बोला जाता है? ह को काकल्य व्यंजन बोला जाता है। काकल्य व्यंजन या काकल्य वर्ण बोला जाता है। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण होता है आपका कहां से? तालु से। आप लोग एक बार बताइए च वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तो च वर्ग का उच्चारण तालव्य से होता है। तालव्य का अर्थ है कि जीभ के बीच वाला जो भाग है वह ऊपर के हिस्से से टकरा, यानी ऊपर छत से टकराता है। क्या? जो बीच वाला भाग है ऊपर के छत से टकराता है। तो होगा क्या? तालु। तालु यानी जो जिह्वा का बीच वाला भाग है ऊपर के छत से टकराता है। एक बार आप लोग उच्चारण कीजिए। च, छ, ज, झ, इया। क्या? च, छ, ज, झ, इया। जब आप लोग उच्चारण कर रहे हैं च वर्ग का तो जिह्वा का जो बीच वाला भाग है वह ऊपर के छत से टकराता है। और इसमें क्या क्या आएगा? लघु ई, दीर्घ ई। क्या आएगा? लघु ई, दीर्घ ई और अंतस्थ का य और तालव्य स। किसमें? तालु से आएंगे। यानी तालु से किसका किसका उच्चारण होगा? च, छ, ज, झ, य और लघु ई, दीर्घ ई, य और स। तालव्य स का उच्चारण कहां से होगा? तो तालु से होता है। उसके बाद ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण आपका मूर्धा से होता है। क्या? जो ट वर्ग है, ट वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तो ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। क्या? ट, ठ, ड, ढ, ढ़। यानी ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से। मूर्धा से अर्थ है कि जो आपका जीव का अगला भाग है, यानी जीव का अगला भाग पीछे की ओर मुड़कर आपके जो दांत का थोड़ा पीछे वाला उभरा हुआ भाग है उससे टच करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूर्धा। यानी जो उच्चारण है ट वर्ग का वो किससे हो रहा है? मूर्धा से। ट, ठ, ढ, ढ, ढ। एक बार आप लोग बोलिए ट वर्ग के उच्चारण को। तो जो आपका जिह्वा है वो पीछे की ओर मुड़कर जो दांत के थोड़ा पीछे का भाग, उभरा हुआ भाग है उससे जाकर टकरा रही है। एक बार आप प्रैक्टिकल करिए ना, देखिए, इसको बोलिए, बोल बोल कर समझिए। वर्गों का जो वर्णों का उच्चारण है इसको हम लोग बोल बोल कर समझेंगे। तो ट वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तो ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा से और क्या क्या उच्चारित होता है? तो री, ऋषि र का उच्चारण मूर्धा से होगा और र का उच्चारण किससे होगा? मूर्धा से होगा। और एक मूर्धा स है, स, इसका भी उच्चारण क्या होता है? मूर्धा से होता है। यानी जिह्वा उलटकर आपका जो दांत के पीछे उभरा हुआ भाग है उससे क्या होगी? टकराएगी। र। अब हम लोग देखेंगे आपका त। त वर्ग का उच्चारण आपका दांत से होता है। क्या? जो त वर्ग का उच्चारण है ये कहां से होता है? दांत से होता है। तो एक बार उच्चारित कीजिए। त, थ, द, ध, न। क्या इसका उच्चारण कहां से होता है? दांत से होता है। और क्या? ल, दंत, स और नुक्ता का जो ज है, क्या? नुक्ता का जो ज है उसका भी उच्चारण कहां से होता है? तो आपका दांत से होता है। नुक्ता को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो नुक्ता की संख्या जो हम लोग देखेंगे क, ख, ग और उसके बाद आपका ज और फ को हम लोग नुक्ता मानते हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे प। प का उच्चारण यानी प वर्ग का उच्चारण जो प, फ, ब, भ, म है इसका उच्चारण कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। किसका? प वर्ग का उच्चारण। इसमें आएगा आपका लघु उ और दीर्घ उ। इसका उच्चारण कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। इसको याद करने का एक 60 ट्रिक है। KTM 2।
क्या KTM 2 यानी क्या KTMDO। क्या होगा? क वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। च वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? तो तालु यानी टी से क्या होगा? तालु। और ट वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? मूर्धा यानी यम। और त वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? दांत यानी डी। और प वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? ओठ से होगा यानी ओ। तो क्या होगा? KTM 2 यानी KTM 2। इसका क्या शॉर्ट ट्रिक हो गया, क्या उच्चारण आधार के आधार पर। और जो एक स्वर है आपका ए और ए ओ और ओ, इनका उच्चारण कहां से होता है? तो एक ये बना कैसे है आपका? आपका बना है ए अ प्लस ई से। तो अ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। ई का उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। यानी अ और ई का उच्चारण कहां से होगा? कंठ तालु से। कंठ तालु से। और ओ का उच्चारण कहां? तो ओ बना कैसे है? अ प्लस उ से। तो अ कहां से उच्चारित होता है? कंठ से। और उ कहां से उच्चारित होता है? ओठ से। तो इसका उच्चारण क्या होगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। क्या? कंठोष्ठ। तो अब हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? संयुक्त व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसमें कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर हो, उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 व्यंजन और 1 स्वर हो, यानी 2 व्यंजन और 1 स्वर से जो वर्ण बना हो उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। आइए देखते हैं हम लोग ये बना कैसे है। छ का बना है कैसे? क और प्लस स से, यानी 2 व्यंजन और 1 स्वर। तो इससे अगर स से स्वर बाहर निकालेंगे तो हलंत लगाएंगे और अ बाहर निकल गया। तो बना क्या? छ बना कैसे है? क्षत्रिया छ बना कैसे? क से बना है, स से बना है और अ से बना है। क्या? क और स से बनेगा, इसमें से अ बाहर निकाला गया तो यहाँ हलंत लगा दिया गया। तो आप लोगों को समझ में आया? तो ठीक है। अब हम लोग त्र देखते हैं। तो का बना है कैसे? त से बना है और प्लस र से बना है। और इसे एक स्वर बाहर निकाला जाए तो हलंत लग जाएगा और एक स्वर बाहर आ गया। उसके बाद ज्य तो बना है आपका ज से और उसके बाद य से स्वर बाहर निकाला गया तो क्या हो गया? हलंत लग गया। उसके बाद श्र कैसे बना है? तो आपका दंत स और प्लस र से अ को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका र पे हलंत लग जाएगा। बना कैसे? श्र। तो संयुक्त व्यंजन आप लोगों को समझ में आ गया कि छ कैसे बना है? छ बना है क और स से। त कैसे बना है? तो त और र से बना है। ज्य कैसे बना है? ज और य से बना है। और श्र कैसे बना है? स और र से बना है।